सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ संजय सर हैं जो कि मोर देन 20 ईयर अराउंड आप कह सकते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस सर का है और खास तौर पे सर का सब्जेक्ट साइंस है। और मेरे पास काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि ये पूछना चाह रहे थे सर कि कोविड 19 की वजह से काफी लॉस हुआ है हमारी पढ़ाई का, स्टडीज का। और अब हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं, कैसे तैयारी करें, कैसे बोर्ड एग्जाम को फेस करें और किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करें। तो उसके रिगार्डिंग में काफी सारी क्वेरीज हैं जो कि मैं चाहता हूं कि भी संजय सर हमें थोड़ा सा गाइड करें और अपने इनपुट्स दें। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर, के बाद फिर मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा सर। ओके, नमस्कार सर। और जो भी बच्चे सुन रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार और आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक बोलिए। अपना अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करना है, अपने से अच्छा आपको देना है, बस उसके आगे पीछे कोई सोचना नहीं है। Just don't think about the result. Just you prepare your 100%. You put your 100% effort. Rest, the rest, your preparation will return back in the form of marks. तो बच्चे ये जानना चाह रहे हैं सर, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाह रहे हैं कि यूजली क्लास 10th का एग्जाम जैसे टोटल जो होता है 100 मार्क्स का होता है, बट ये कोविड पीरियड में इसमें क्या कोई चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया, या अभी एग्जाम कितने मार्क्स का आना है सर, थोड़ा उसके हाँ, बारे में बताइए सर। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो एग्जाम पैटर्न में जो मार्क्स के बारे में है तो उसमें पिछले साल जैसा ही है। आपका जो रिटर्न एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और जो 20 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट। कहने का मतलब जो 20 मार्क्स होंगे वो आपके स्कूल वाले देंगे आपके परफॉर्मेंस को देख के। और उस 20 मार्क्स को मैं अगर हल्का सा आपको बताना चाहूँ तो 20 में से, जैसे अभी आपके ड्यूरिंग कोविड पीरियड हमारे ऑनलाइन टीचिंग हुई तो ऑनलाइन एग्जाम भी हुए होंगे। तो क्लास 10 में स्पेशली 3 पीरियोडिक असेसमेंट दिए जाते हैं। आउट ऑफ दिस 3, बेस्ट 2 को हम कंसिडर करते हैं। तो बेस्ट 2 एग्जाम जो आपके मार्क्स होंगे, 5-5 मार्क्स के वेटेज निकाल करके उसको रखा जाता है। वो 10 हो गए, 2 एग्जाम के 5-5 10 मार्क्स आउट ऑफ 3। उसका सब्जेक्ट एनरिचमेंट, जो प्रैक्टिकल वर्क और जो भी ये फाइल वर्क, उसके 5 नंबर होंगे। और एक पोर्टफोलियो बोल के वो भी इंटरनल असेसमेंट ही होती है। तो कुल मिलाकर इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा और आपको जो फाइनल एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जिसको बोलते हैं वो 80 मार्क्स का होता है आपका। अच्छा सर, अब जो सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है, जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर सिलेबस के बारे में, कि जैसे प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो 100% सिलेबस आया करता था, यानी सारे चैप्टर सारे यूनिट आया करते थे। इस बार कोई चेंजेस हैं तो चेंजेस क्या है सर, और डिलीट किया गया है कुछ तो कौन से चैप्टर या कौन से यूनिट को डिलीट किया गया है सर, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो इसके बारे में ये बताऊंगा कि हाँ, कोविड के कारण सीबीएसई ने काफी कुछ डिलीट किया है। 25 to 30% सिलेबस हमारा डिलीट हुआ है। तो डिलीट वाले पोर्शन को आप उसकी तैयारी मत करिएगा एग्जाम के बीच में कम से कम। ठीक है, फॉर नॉलेज आप एग्जाम के बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 2 महीने, करीब करीब 2 महीने या 1.5 महीने करीब का समय है, तो बेटर है कि आप डिलीटेड पोर्शन को अब फिलहाल मत टच करिए। अब डिलीटेड पोर्शन कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं मैं फटाफट बोलने की कोशिश करूंगा। आपको डिलीटेड पोर्शन जो है मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन को डिलीट किया है। ऑकरेंस ऑफ ओर्स से लेकर पीछे जितना भी पोर्शन है उसको डिलीट किया गया है। कार्बन एंड कंपाउंड से भी डिलीशन है। कार्बन एंड कंपाउंड में सिर्फ होमोलोगस सीरीज तक ही आएगा। नोमेनक्लेचर, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये सब नहीं आएगा उसमें। अल्कोहल, एसिड्स, ये कुछ नहीं आएगा। सोप, डिटर्जेंट, वो कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स कार्बन का जो पोर्शन है कार्बन चैप्टर में होमोलोगस सीरीज तक ही आएगी, नोमेनक्लेचर वाले से नहीं आएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसको देखिएगा। जिसमें सिर्फ हेरिडिटी जी सर। पोर्शन है, इवोल्यूशन पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक। ठीक है सर। और तो हाँ सर, कुछ हाँ, बोल रहे हो। आगे आगे मैं ये बोलूंगा कि मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आपको ये जो जनरेटर पोर्शन वो नहीं है। और एक और लेसन, टोटल लेसन को नेग्लेक्ट किया गया, वो है डिलीट किया गया है, वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसको इंटरनल असेसमेंट बोल के आपके प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से टीचर ने दिया होगा, लेकिन वो फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक
ठीक है सर, मुझे लगता है यहाँ पे आपने यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, इवन चैप्टर के अंदर भी कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं या फिर हम यूं कहें कि बोर्ड में उसे उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो आपने हाँ, सर हमें बताया। तो फिलहाल उसको टच नहीं करना है तो बेटर है। ठीक है सर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लूप्रिंट, जैसे एज ए टीचर जब हम लोग क्वेश्चन पेपर चेक करने बैठते हैं तो हमारे पास एक मार्किंग स्कीम होती है और ब्लूप्रिंट होता है जिसके भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। तो एज ए टीचर तो हम लोगों को मालूम होता है सर, लेकिन जो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए कि अगर ये जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए ये काफी हेल्प हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ सर ये क्लास 10th एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होना है साइंस का, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं सर, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। हाँ, मैं ये चीज जो आपने ये प्रश्न जो पूछा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों का टाइम भी सेव होगा। कई बार बच्चों को ये मालूम नहीं रहता है कि किस चैप्टर को हम कितना एम्फसाइज करें। तो जिस यूनिट में ज्यादा मार्क्स हैं आप उसको ज्यादा टाइम दोगे, जिस यूनिट में कम मार्क्स हैं उसको आप कम समय दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलूंगा, एक नेचुरल रिसोर्सेज बोल के एक आपकी यूनिट होगी, उसमें एक ही चैप्टर है, वो 5 मार्क्स का है। अब उस 5 मार्क्स के लिए अगर आपने 3 दिन बर्बाद कर दिए, और वो भी क्या लास्ट में एग्जाम के एकदम नजदीक, और बहुत ज्यादा समय उसमें दे दिया, तो आपको 5 में से 5 ही, मैक्सिमम 5 में से 5 मिल सकते हैं। लेकिन उसी के बनस्पत कोई दूसरा यूनिट है जिसमें से 3 चैप्टर है, उसमें से 26 नंबर का या 23 नंबर का होगा, तो हमको उसमें ज्यादा ध्यान देना। तो ये जो ब्लूप्रिंट की जो बात कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि हमारा जो पूरा कोर्स है उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट जो होगा वो होगा केमिकल सब्सटेंसेस। इस यूनिट में 5 चैप्टर्स आएंगे और ये 5 चैप्टर कैरी करते हैं 26 मार्क्स। तो काफी वेटेज है इसमें, और बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है। मैं स्पेशली हार्ड के लिए मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो हमारे जो थोड़े से लो अचीवर्स हैं। तो इस पोर्शन को आप तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि 5 लेसन है, 5 लेसन में भी मेटल्स नॉन मेटल्स को बहुत ज्यादा डिलीट कर दिया गया पोर्शन, कार्बन वाले को भी बहुत छोटा कर दिया गया है। तो 26 मार्क्स के ये आएंगे। सेकेंड यूनिट जो होगी वो होगा वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। 3 में से भी अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी वाला तो आधा हो गया, 2.5 चैप्टर, और इसमें 23 मार्क्स है। बायोलॉजी पोर्शन है, काफी स्कोरिंग है इसमें। सब बच्चे, मैं अगर लो अचीवर की बात करूंगा तो उनके लिए भी, और हाई अचीवर की बात करूंगा उनके लिए भी, तो ये 2 यूनिट को तो बहुत ध्यान से सबको पढ़ना है। अदर देन दिस, नेचुरल फिनोमिना, इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक लाइट का चैप्टर आता है, दूसरा कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड को अगेन डिलीट किया गया है कुछ पोर्शन। तो इस 2 चैप्टर का जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स। चौथा यूनिट होगा इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक लेसन है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 2 चैप्टर हैं। ये 14 नंबर का है, 14 मार्क्स का है। और 5वां यूनिट जैसे मैंने शुरू में बताया नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें सिर्फ एक चैप्टर आएगा आवर एनवायरनमेंट, 5 मार्क्स का। तो ये ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर आप प्रिपरेशन आपको करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम टू ओनली 1 चैप्टर। बेटर है जिसमें ज्यादा मार्क्स हैं, जो इजी वाला पोर्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई पोर्शन को आप टोटली नेग्लेक्ट करो, लेकिन हमारे पास, हम एज ए टीचर, हम अपने बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है हाई अचीवर, एक है मिडल, और एक है लो अचीवर। तो अगर आपको साइंस बहुत हार्ड लगती है, देखो 10 तक तो साइंस पढ़नी है, सभी को पढ़नी है। और आफ्टर 10 इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स यू कैन टेक आर्ट्स। सभी ब्रांचेस अच्छी होती हैं, ह्यूमैनिटीज भी बहुत अच्छा है, कॉमर्स भी बहुत अच्छा है, साइंस भी अच्छा है। दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो 10 तक सबको पढ़ना है। तो बेटर है जो हमारे लो अचीवर हैं उनको कुछ स्पेसिफिक पढ़िए, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट। अगर आपको हार्ड लगता है न्यूमेरिकल, अगर आपको हार्ड लगता है, डोंट वेस्ट टाइम इन न्यूमेरिकल। इफ यू आर ब्रिलियंट, न्यूमेरिकल खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉलिड मार्क्स आपको गेन करेंगे, उसमें 1 नंबर भी कटने का नहीं होता। ठीक, तो ये ब्लूप्रिंट जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आपकी स्क्रीन में भी बाद में दिखाया जाएगा, तो प्लीज उसको देखकर आपको तैयारी करनी है। कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे लग रहा है कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा, 33%
कैसे लेकर के आऊं, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, इस तरह का भी बच्चों के दिमाग में एक सिचुएशन बन रही होगी, कहीं माइंडसेट उनका ऐसा हो रहा होगा और वो फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि अगर 33% किसी बच्चे को लाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। यूनिट आपने बता दिया सर कि सर फर्स्ट यूनिट हाँ और सेकंड यूनिट से बच्चा पास तो हो ही सकता है, हाँ, ये 30, मतलब। अगर 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 ऐसा बच्चा है जो 33% मार्क्स के लिए, तो आप सबसे पहले यूनिट 2 को अटेम्प्ट करिए। यूनिट 2 मीन्स वर्ल्ड ऑफ लिविंग। उसमें सिर्फ 3 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। उसको आप अच्छे से करिए, वो 23 मार्क्स उसमें से आएंगे। और ओके। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है यूनिट 1, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपको बहुत, देखिए मैं इसे स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो हमारे लो अचीवर हैं, आपको डरना नहीं है, आपको कोई नई चीज पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीज जानते हैं उसको रिवाइज करें। और प्लीज प्लीज वन वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक, अगर कोई एनसीईआरटी की किताब से पढ़ने वाले तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए, स्पेशली फॉर लो अचीवर। आप बहुत ज्यादा रिफ्रेशर के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि जो हमारे जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बुक पर बहुत ज्यादा बेस्ड होते हैं। मैं अगेन यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, 90 एंड अबव वाले बच्चे कुछ रिफ्रेशर पढ़ सकते हो, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एनसीईआरटी की एक एक चीज पढ़िएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी से पूछे जाते हैं, जो कि अक्सर बच्चा नेग्लेक्ट करता है। सर हमें लगता है हम पास हो जाएंगे सर, और 33% से भी ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं, 40% या 45% लगता है स्कोर कर लेंगे। अब वो बच्चे चाहते हैं कि हमारी मार्क्स भी 60% से ज्यादा हो जाए या समहाउ 75 को टच कर सकें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर। मतलब उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि अब क्या ऐसा बेस्ट तरीका हो जिससे वो अपने मार्क्स को थोड़े से इनहेंस कर सके, थोड़े इंक्रीज कर जाए। जैसे फर्स्ट तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली, आफ्टर दैट कई बार क्या होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है, बट ओके। वी डू नॉट नो द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको आता सब है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है इसमें क्या लिखना था। तो सर ने जैसे बताया अभी कि 60 टू 75 या 75 से अबव के लिए आपको अब सैंपल पेपर को अब आपको सॉल्व करना है। नंबर 1 थिंग, आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली, आपने एक दो रिफ्रेशर भी पढ़ लिया, पर अब उसके बाद आप हाउ टू राइट द आंसर, आंसर को कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और सैंपल पेपर सॉल्व करने का एक तरीका याद है, देखिए मैं अक्सर ही अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ स्कूल में कि आप लोग का जो एग्जाम है वो 10:30 से शुरू होता है। 10:30 से लेके 1:30 के बीच में 3 घंटे का पेपर है, राइटिंग टाइम। नो डाउट 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलता है। तो जो सैंपल पेपर जो सॉल्व करोगी, हो सके तो 10:30 से लेके 1:30 के बीच में आप कुर्सी में, टेबल कुर्सी में बैठ करके शांति से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आपकी हैबिट बन जाएगी 15 डेज 20 डेज में, क्योंकि हमारे बॉडी में भी एक क्लॉक है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बॉडी को मालूम होना चाहिए कि हाँ 10:30 से 1:30 मैं हमेशा पढ़ूंगा, कुछ दिन कम से कम एग्जाम तक तो मुझे पढ़ना है। नो डाउट अगर आप शाम को, रात को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन क्या 10:30 से 1:30 के बीच में आपकी बॉडी को भी मालूम होना चाहिए कि हाँ आपको, मुझे सॉल्व करना है, मुझे पढ़ना है। नहीं, एक हैबिट बनानी है और टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। कई बार हमें सब कुछ आता है, बट टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या करते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। और एक और चीज अगर मैं बात करूंगा सभी बच्चों के लिए, क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू विल गेट 15 मिनट्स टाइम टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कई बार पूछा एक चीज जाता है, बच्चा कुछ दूसरा चीज आंसर देता है, इससे भी आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम आ जाते हैं। हम टीचर, हम कभी भी किसी बच्चे को मार्क्स कम देने के मूड में नहीं होते, लेकिन जो चीज पूछा जाता है आपको उसका भी रिप्लाई देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब हाइयर परसेंटेज के लिए जाना चाहते हैं, वो श्योर हैं कि पास तो वो करेंगे करेंगे, 60-70% मार्क्स भी उनके आ जाते हैं सर, कोई इशू नहीं है। और उन बच्चों ने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी भी कवर कर ली, सिलेबस भी लगभग कवर कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि मैं स्कूल में एक रैंक अचीव करूं या 90+ से ज्यादा परसेंटेज लेके आऊं। कहने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ सर हाइयर अचीवर स्टूडेंट्स की, तो उनको आप क्या इनपुट देना चाहेंगे कि वो 95 या क्लोज टू 100 जितना नजदीक हो सके उसके लिए उन्हें जाना चाहें तो क्या करना चाहिए। हाँ, अगेन इनके लिए मैं वही बोलूंगा, आपको एनसीईआरटी की, अगर मैं क्लास में जैसे मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको मालूम होनी चाहिए, नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन, जो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले बड़े बहुत अच्छे बड़े विद्वान लोग होते हैं,
वो आपके आपके बुक से ही इस हिसाब से पूछेंगे कि जो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होता है। तो एनसीईआरटी की बुक आपके लिए भी एनसीईआरटी की बुक नंबर 1 प्रायोरिटी। आफ्टर दैट यू मे रिफर टू 1 और 2 दूसरे कुछ ऐसे रिफ्रेशर आप पढ़ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। उसमें आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, राइट। देन सैंपल पेपर सॉल्व करिए, और उसके बाद में वो सब करने के बाद में भी आप हो सके तो सैंपल पेपर को टाइमली सॉल्व करिए। अगेन मैं इसमें थोड़ी सी रिपीटेशन हो रही है बात, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात, हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो सब कुछ जानते हुए भी वो 95 या 94 तक रह जाते हैं। क्यों? बोले सर एक क्वेश्चन छूट गया। क्यों? बोले सर टाइम बचाने। तो तो 90 एंड अबव स्टूडेंट के लिए प्लीज, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा जब कोई चीज आती है तो हम उसको बहुत लंबा लिखने लगते हैं। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट ऑल्सो। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए जितने वर्ड्स बोले उसी के आसपास लिखने हैं, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से भी लिखोगे तो 2 से ज्यादा टीचर दे नहीं पाएगा मार्क्स। अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो हमें घर पे भी 3 घंटे को ध्यान में रखते 3 यस, आवर विद इन 3 आवर हमें। मैक्सिमम यस, विद इन 3 आवर, 2 आवर्स 45 मिनट्स, 2 आवर 50 मिनट्स तक तो खत्म करना ही है। आफ्टर दैट 10 मिनट आप रिवाइज करो, देखो सब सही तो है कि छूटा तो नहीं है। लाइक एक प्रूफ रीडिंग होगी, एक रीडिंग लेने के लिए कहीं कुछ छूट नहीं गया या कुछ सही करेक्शन बात, करना हो, उस चीज के लिए हमें 2 आवर 30 मिनट या 2 आवर 40 40 मैक्सिमम। मिनट अराउंड हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये आपकी तरफ से सर। अच्छा सर, जी जैसे आपने ये सारी चीजें बता दी सर हमें कि किस तरह, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर आपकी सारे सजेशन बढ़िया हैं और हम लोग इसे फॉलो भी कर सकते हैं, बट सब अब हमारे पास जो टाइम है या सिर्फ 2 महीने या फिर यूं कहूँ कि 1.5 मंथ लेफ्ट रहते हैं, उसके लिए अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है या फिर जा भी रहा है तो अब उस हिसाब से सिलेबस देख करके डर लग रहा है कि सिलेबस पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो लास्ट 2 मंथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या सेल्फ टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ, सेल्फ टाइम टेबल के बारे में मैं यही बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम से कम साइंस और मैथ्स आपके प्रायोरिटी में रखिए, 2 सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ्स के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस, मीन्स आपको ये बोल सकते हो कि साइंस एंड मैथ्स इज इक्वल टू एयर, ऑक्सीजन। खाना नहीं खाएंगे तो हम 6-7 घंटे 1-2 दिन बच सकते हैं, पानी नहीं पिएंगे तो कम से कम 12 घंटे हम रह सकते हैं। बट अगर हम ऑक्सीजन, अगर हम रेस्पिरेशन ही नहीं, ब्रीदिंग ही नहीं करें तो क्या होगा? जैसा 2 मिनट के बाद में हम लुढ़क जाएंगे, 1 मिनट का लुढ़क जाएंगे। सो मैथ्स एंड साइंस को आप इक्वल टू ऑक्सीजन रखो, मीन्स उसको रोज प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब हो गए लास्ट 2 मंथ जैसे कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके जैसे मान लीजिए मेरा एग्जाम एज ए स्टूडेंट किसी का एग्जाम है 1 दिन या 2 दिन रहते हैं, तो उस बीच में काफी टेंशन होती है, बहुत एक पैनिक रहता है बच्चों को कि अब क्या करें, अब मुझे कल एग्जाम देना है या परसों एग्जाम देना है, सुबह एग्जाम देना है। तो वो जो एकदम लास्ट फ्यू आवर में कहूँ सर 48 आवर 24 आवर या 12 आवर, उसमें क्या करना चाहिए बच्चों को सर, उसके बारे में बताइए। ये सबसे बड़ी बात है बेटा, जो भी मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो उन बच्चों को लास्ट के 2 या 1 दिन में तो नई चीज को आप छूने की जरूरत ही नहीं है। जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए, नंबर 1 थिंग। नई चीज को लेके अब जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आपको नहीं आई या आपसे मिस हो गया तो लास्ट के 2 या 1 दिन में उन बच्चों को नए चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो जानते हैं आप उसमें रिवाइज करिए। नंबर 1, हैव कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी करीब 1.5 महीना है, तो आप सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करिए। ब्रीदिंग लंबे लंबे सांस लेते रहो, पढ़ते समय भी लेते रहिए। अक्सर होता क्या है कि बच्चा पैनिक, देखो आप पैनिक में रहोगे तो आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो लास्ट के 2 दिन में, 1 दिन में बिफोर 12 आवर्स रिलैक्स होइए, जो आता है उसी को रिवाइज करिए। नो नीड टू गो टू द न्यू थिंग, नई चीज को सीखने की अब जरूरत ही नहीं है। तो और मतलब एग्जाम से 1 दिन पहले आप आराम से सोइए। ऐसा नहीं कि रात को 12, 1, 2 बजे, जरूरत नहीं है। बेटर है एग्जाम के दिन जल्दी उठिए, लेकिन बिफोर 1 नाइट आप समय में 9 बजे, 9:30 बजे तक सो जाइए, क्योंकि पूरी स्लीप होनी भी जरूरी है। कंप्लीट स्लीप इज वेरी मच नेसेसरी फॉर नेक्स्ट डे एग्जाम। नेक्स्ट जो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कि हमने ये सारी चीज फॉलो कर ली, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कई बार कुछ बच्चे को हाथ चलना बंद हो जाता है,
बहुत टेंशन होने लग जाती है। मतलब दो बात हो सकती है सर, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत कराता है या फिर छूट जाते हैं सर, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ के जाता है, उसे लगता है कि जो मैंने पढ़ा वो आया ही नहीं। यानी ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना चाहिए सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम जस्ट बिफोर एंटरिंग द हॉल या घर छोड़ने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड, और उस दिन ब्रेकफास्ट पर हल्का फुल्का लेना है। बहुत हार्ड ब्रेकफास्ट मत लिए, वेरी हैवी ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का खाना खाइए, ठीक, मतलब फ्रेश होके जाइए, नो प्रॉब्लम। जो होगा देखा जाएगा। आपने अच्छी तैयारी कर ली है, और हमारा मतलब इंडिया के हर एक बच्चे बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। आप मानो ना मानो, हम एज ए टीचर हम तो मानते हैं कि आप लोग टैलेंटेड हो, ठीक है, वन थिंग। सेकेंड, बिफोर लिविंग योर होम, आपके पास जो भी स्टेशनरीज है, जो भी पेन पेंसिल, ये सब लेके जाना है। उसमें आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसे सब कोई चीज ट्रांसपेरेंट चीज लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाइए। ऐसे जो पेंसिल बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स वो अलाउ नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में। पेन एक्स्ट्रा लेके जाइए, और नया पेन बिल्कुल मत लेके जाइए। ऐसा पेन लेके जाइए जिसमें एक दो दिन पहले आपने लिखा हो, पढ़ा हो। कई बार नए पेन में हैंडराइटिंग बनती नहीं है, तो नया पेन धोखा दे देता है। तो पेन ऐसा होना चाहिए जो आपको कम से कम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, नंबर वन। अब आप जब बिफोर एंटरिंग द हॉल आप वॉशरूम जाइए एकदम रिलैक्स होके। जब आप अंदर जाते हो, अगेन लॉन्ग ब्रीथ। अभी वो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले लंबे लंबे सांस लेते रहो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, हाँ, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद एक चीज है, बच्चा अक्सर गलती ये करता है कि कई बार बच्चा ओवर एक्साइटेड हो जाता है। इतना इजी क्वेश्चन पेपर, प्लीज डोंट थिंक दैट क्वेश्चन पेपर इज इजी और हार्ड। जो भी है चलेगा। और कई बार इंटरनल, जैसे अभी मैंने कृष्ण सर को भी कुछ एक क्वेश्चन पेपर में हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, डू एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, 4 क्वेश्चन, तो 4 ही करिए, 5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते। तो छोटी मोटी गलतियां मत करिएगा। आराम से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड इट, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर यू, फ्रॉम यू। अक्सर होता क्या है, हमने सोचा, सर मैंने ना ये सोचा था, आपने क्या सोचा था, नहीं, क्वेश्चन क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और ये अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, सुनिएगा, एमसीक्यू, स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चन में आउट ऑफ ए बी सी डी आपको लग रहा है कि सर ये तो हमें आता ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सोचो कि एबीसीडी में कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, उसको आप सेपरेट करो पहले। बाय द वे एबीसीडी में सर सी और डी तो हो ही नहीं सकता, तो उसको ऑमिट करिए। अब बचे ए एंड बी, अब उसमें फोकस करो तो आंसर कहीं ना कहीं नजर आएगा। नंबर वन, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे ही नहीं, करना है, अटेम्प्ट करना ही है। क्वेश्चन को आराम से 15 मिनट मिलेंगे, आराम से पढ़िए, लंबे लंबे सांस लेते रहिए, लंबा तो डीप ब्रीथ हमेशा होना चाहिए। क्वेश्चन को ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो लिव इट, उसको लास्ट में देखा जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी बुक से नहीं आया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक को पक्का फॉलो करिए। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं आप उसको अटेम्प्ट करिए, जो आते हैं उसको तो अच्छे से करो ना, जो नहीं आते देखा जाएगा। और नहीं आएगा तो लास्ट में उसको फिर क्या, क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए किस लेसन से है, किस पेज से होगा। कहीं ना कहीं एक चिंगारी अगर आपको मालूम चल जाएगी तो आपको आंसर भी आ जाए। सर अब एग्जाम के बाद की बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, बाद में भी क्वेश्चन का एक तरह से मैं बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने ये करके आया, ये नहीं करके आया। किसी दोस्त से डिस्कस करते हैं कि तूने ये किया नहीं किया या जो भी है, फिर उसके बाद फिर टेंशन लेने लग जाते हैं, पता नहीं मैंने आंसर सही लिखा था नहीं लिखा था, गलत हो गया। यानी आफ्टर एग्जाम सर क्या करना चाहिए उसके बारे में। आफ्टर एग्जाम जो हो गया, आफ्टर एग्जाम मीन्स योर दैट पेपर इज पास्ट, खत्म, फोकस ऑन द फ्यूचर। बस, जो एग्जाम हमने कर दिया अब वो हमारे हाथ में नहीं है ना। एग्जाम आप देने के बाद में आपने जब आंसर स्क्रिप्ट टीचर को पकड़ा दिया, अब द ड्यूटी स्टार्ट्स फॉर द टीचर। वो इन्विजिलेबल, सॉरी, जो एग्जाम चेकर होंगे वो चेक करेंगे, आपको क्या लेने देना है। 3 घंटे आपको पूरे मिले थे, आपने जो लिखा अच्छी बात है, नहीं लिखा देखा जाएगा। नाउ आफ्टर एग्जाम ऑलवेज फोकस फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, जो गलती इसमें की उसमें रिपीट मत करिए, जो हो गया सो हो गया, डोंट वरी। तो सर ये तो अभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें उसके बारे में हमें बताया, खास तौर पे आपने फोकस साइंस के ऊपर रखा जो कि आपका भी सब्जेक्ट है सर, और मुझे लगता है बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपकी ये सारी बातें रही। आप अपने पर्सनल सजेशन कुछ बताना चाहें सर। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि आप मार्क्स को देखकर
अब क्लास 10 के बाद में आफ्टर क्लास 10 आपके पास एक ऑप्शन रहता है टू चूज द स्ट्रीम, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। सभी एक से बढ़कर एक है। ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम बहुत अच्छा है और ह्यूमैनिटीज अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी में इतना ज्यादा नॉलेज है कि कम से कम हम लोग अगर उस नॉलेज को ले लें तो बहुत विद्वान बन जाए। और अब बात है कि मैं सर साइंस क्लास 10 में अच्छे नंबर आएंगे तो मैं साइंस लूंगा। सर मुझे लगता है कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी सर, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी तरफ से तो सर ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपने बहुत अच्छे से आंसर किया सर। फिर भी अगर आपको लगता है सर कि कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया या फिर मैं नहीं पूछ पाया या कोई ऐसी पॉइंट जो आपको लगता है कि जरूर मुझे बताना चाहिए, तो आप बता सकते हैं सर। हाँ, तो मैं ये चीज बोलूंगा, थोड़ा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में आपके जो क्लास 10 के जो साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 4 सेक्शंस होंगी, ए बी सी डी। ए जो होंगी वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें, या वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन होंगे। ए वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन ए जो होंगे उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, या वन वर्ड के होंगे या फिर वन सेंटेंस के होंगे मैक्सिमम, राइट। और ए में केस स्टडी या पीसा टाइप क्वेश्चन जो आजकल हम लोग चला रहे हैं, पीसा टाइप क्वेश्चन होंगे ए में ही। वो 4 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन ईच पैराग्राफ से आउट ऑफ 5 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब 32 मार्क्स जो होंगे वो सेक्शन ए से होगा। 32 मार्क्स सेक्शन ए से होगा। आउट ऑफ 32 में 16 आपका टोटली एमसीक्यू टाइप या वन वर्ड टाइप होगा, और अनदर 16 जो क्वेश्चन होंगे वो पीसा टाइप क्वेश्चन, पैराग्राफ और उसके 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, फिर पैराग्राफ 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, लाइक दिस। फिर सेक्शन बी में जो होंगे वो 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन सिर्फ 6 आएंगे। 6 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स इसका टोटल होगा। सी सेक्शन जो होगा वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। उसमें क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 7, तो 7 इंटू 3 21 मार्क्स के हो जाएंगे सी सेक्शन। एंड डी सेक्शन जो होगा उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें चॉइस भी रहेगी, इंटरनल चॉइस। 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, ये होगा 15। तो ए जो सेक्शन होगा 32 मार्क्स, बी सेक्शन 12 मार्क्स, सी सेक्शन 21 एंड डी 5 मार्क्स वाले होंगे वो 15। 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना तो सेक्शन ए को बी के साथ में इंटरमिक्स मत करिएगा। आप अपना काम नीट एंड क्लीन करिएगा। क्वेश्चन नंबर सही लिखिएगा, आंसर और क्वेश्चन नंबर सही लिखना है। डोंट राइट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम फॉर राइटिंग क्वेश्चन। एमसीक्यू में आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए, जो भी आंसर ए है उसके सामने वाला सेंटेंस दे दो, काम खत्म। वो ए बी सी डी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, एक रेगुलरिटी बनाइए, ठीक है। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो होगा उसमें जो आपका जो फुल स्लीप लेना है, पूरा सोना है, खाना एकदम इजीली डाइजेस्टेबल खाना खाइए, पानी खूब पीजिए। बीच में करीब आधे घंटे में या 40 मिनट्स में बीच में थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट अपनी सीट से उठ के राउंड लगाइए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। यस, थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब बहुत बहुत सारी डाउट्स बच्चों की क्लियर कर दिए हैं। और इवन मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा, संजय सर के बारे में, कि जब मैंने इनके साथ अराउंड 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर इनके सर के साथ एक स्कूल में ही काम किया है। और काफी डाउट जब मुझे किसी भी टॉपिक को, साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन होता था स्टूडेंट्स बच्चों, तो मैं सर के पास अक्सर जाया करता था और सर ऑलमोस्ट उसी टाइम इमीडिएट मुझे सोल्यूशन दिया करते थे। तो यहाँ पे भी सर ने, मतलब मुझे लगता है कि वो हर एक बारीक से बारीक चीजें जो एक बच्चे के दिमाग में हो सकता है 10th बोर्ड को लेकर के, साइंस के पेपर को लेकर के, वो सर ने सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर अगर आप सर की सारी बातें फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है आप लोग 90+ भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेडली एक एक चीज को, अगर आपने ध्यान से सुना है, एक एक चीज को अच्छे से कर रहे हैं, तो सर मुझे लगता है सर की ये सारी जो वैल्यूएबल पॉइंट सर ने हमारे सामने रखा है, ये सर का 2 डेकेड का जो एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज्यादा का जो सर का एक्सपीरियंस अराउंड है, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, संजय सर। अच्छा आपने कृष्ण सर, थैंक यू। मैं भी थोड़ा सा एक बताया, थैंक यू वेरी मच सर कृष्ण सर। कृष्ण सर ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, उन्होंने जो मुझसे बोला कि सर मैं बच्चों के लिए ये करूंगा, तो मैं अगेन थैंक्स कर देता हूँ कृष्ण सर को कि उन्होंने बच्चों के लिए ये सब एक ऑर्गेनाइज किया, छोटा सा जो मीटिंग हम लोग ने जो डिस्कस किया। और मैं बच्चों को यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम।
आपको डरना नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, कोशिश अपनी तरफ से लेकिन कम नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।